अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो जो ये सब्सटेंस सेल में अंदर जा रहे होते हैं, सेल से बाहर आ रहे होते हैं, तो ये किस हिसाब से जा रहे होते हैं और इनका क्या मैकेनिज्म होता है। तो ये बेसिकली इनके 3 मैकेनिज्म होते हैं। देयर आर 3 ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन: पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और वेसिक्यूलर ट्रांसपोर्ट। और पहले हम पैसिव ट्रांसपोर्ट को डिस्क्राइब करते हैं। इन दिस मैकेनिज्म सब्सटेंस और मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन easily without using any type of energy. Molecules move from higher concentration to lower concentration. इस मैकेनिज्म में क्या होते हैं, जो लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं या जो सब्सटेंस लोअर मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं लिपिड बाइलेयर से। क्योंकि वो लिपिड सोल्यूबल होते हैं तो वो लिपिड बाइलेयर में सोल्यूबल हो जाते हैं और वो डिज़ोल्व होके फिर दूसरी तरफ चले जाते हैं। और जो सब्सटेंस वो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं तो वो भी आसानी से डिफ्यूजन के ज़रिए चले जाते हैं। और पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है: सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन: इन दिस मैकेनिज्म मॉलिक्यूल्स व्हिच आर लिपिड सोल्यूबल और लो मॉलिक्यूलर वेट diffuse easily through the membrane from higher concentration to lower concentration without utilize any type of energy. तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि वो सब्सटेंस जो बिल्कुल ही लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं या जो वो होते हैं लिपिड सोल्यूबल होते हैं, वो आसानी से गुजर जाते हैं, बिल्कुल सिर्फ सिंपल से डिफ्यूज़ होकर। जैसे गैसेस हो गई वो भी लिपिड सोल्यूबल होती हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। आपको पता है कि ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे सेल में काफ़ी सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो वो एक्यूमुलेट हो जाती है हमारे सेल के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे ये जो सेल बनाया है, दिस इज ये जो सेल के अंदर वाला माहौल है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और ये जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। तो ऑक्सीजन जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में काफ़ी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में हाई कंसंट्रेशन में होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, और यहाँ पे भी ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। और इसमें कोई भी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज नहीं होती, किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती हमें, ये इजीली खुद ब खुद डिफ्यूज़ हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये है कि ऑक्सीजन जब हम ले रहे होते हैं तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, तो इजीली वो सेल में अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है और हमारे सेल ऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो सेल से फिर इजीली डिफ्यूज़ होकर बाहर आ जाती है, जो हम फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू हम उसे बॉडी से बाहर कर देते हैं और फिर रिफ्रेश ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। तो ये थी सिंपल डिफ्यूजन। और अब हम आते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पे। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन: इन दिस प्रोसेस also molecules move from higher concentration to lower concentration, but they have higher molecular weight, so they can't easily diffuse through lipid bilayer, but they need a special type of protein, carrier protein or channel protein. So this diffusion is also known as carrier mediated diffusion. अब इस डिफ्यूजन में, इस टाइप में भी क्या हो रहा होता है इस प्रोसेस में कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन जो उनका मॉलिक्यूलर वेट होता है या तो वो बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो बड़े होते हैं, जैसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, और या तो उन पे फिर चार्ज होता है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, तो सोडियम पे प्लस चार्ज होता है, पोटेशियम पे भी प्लस चार्ज होता है। तो वो इजीली जो है वो डिफ्यूज़ नहीं हो सकते लिपिड बाइलेयर से, बल्कि उन्हें एक अलग तरीके का एक स्पेशल से प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, जिस वजह से फिर वो उनके ज़रिए वो, जैसे ये प्रोटीन है, ये चैनल प्रोटीन है या कैरियर प्रोटीन, तो इसके ज़रिए ये फिर जाके इसमें डिफ्यूज़ हो जाएंगे। अब जैसे ही हम कुछ मीठा खाते हैं या कुछ बहुत ज़्यादा मीठा खा लेते हैं हम, टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स वगैरह, तो हमारे जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है उसमें काफ़ी सारा ग्लूकोज आ जाता है हमारे पास।
तो वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, तो ये जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में हाई हो जाती है। तब क्या होता है कि हमारे पास फिर जो है वो इंसुलिन आ जाता है, क्योंकि ग्लूकोज ऐसे ही नहीं जाता, पहले ये जो चैनल होता है ये बंद होता है ग्लूकोज के लिए। फिर जब जैसे ही इंसुलिन हमारे पेनक्रियास से रिलीज होती है और थ्रो ब्लड की यहाँ पे पहुँच जाती है, तो ये है इंसुलिन बाइंडिंग रिसेप्टर। ये इंसुलिन जो है वो फर्स्ट इसमें बाइंड हो जाती है। जैसे ही ये बाइंड होती है तो ये जो रिसेप्टर है ये इंटरनल सेल के जो अंदर वाला माहौल है उसमें कुछ केमिकल प्रोसेस होते हैं, और फिर ये जो ये चैनल है या कैरियर प्रोटीन है, इसके जो है वो डोर, एक तरह से हम कह लें कि ये चैनल खुल जाता है ग्लूकोज के लिए, और फिर ग्लूकोज जो है वो इसमें अंदर इसके थ्रू, इस चैनल के थ्रू अंदर आ जाता है इस सेल में। तो बेसिकली ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ तो आ रहा है, लेकिन ये ऐसे ही सिंपल जैसे ऑक्सीजन आ रही थी बिना किसी कैरियर प्रोटीन के, बिना किसी चैनल प्रोटीन के, सिंपल ही डिफ्यूज़ हो रही थी, ये ऐसे सिंपल से डिफ्यूज़ नहीं हो सकते। इनको कोई ना कोई चैनल चाहिए होता है या कोई ना कोई कैरियर प्रोटीन चाहिए होता है जो इसको कैरी करके फिर अंदर लेके आ सकता है। तो ये थी बेसिकली हमारी फैसिलिटेड डिफ्यूजन, और ये था उसका एग्जाम्पल। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि इन दिस प्रोसेस सब्सटेंस मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन विथ यूटिलाइजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इट इज क्लासिफाइड फर्दर इनटू टू टाइप्स, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि सब्सटेंस जो होते हैं वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन जाते हैं, ना कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। और इसमें क्या होता है कि एटीपी का यूज़ होता है, जिससे अब हम कोई चीज़ नीचे से ऊपर लेके जा रहे होते हैं तो हमें उसको एनर्जी लगानी पड़ती है उसे ले जाने के लिए ऊपर। लेकिन अगर कोई चीज़ हम ऊपर जाके फिर उसको नीचे फेंकेंगे तो हमें उसे एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं होगी, वो खुद ही खुद नीचे चली जाएगी। तो ये एक रूल भी है कुदरत का, और ये यहाँ पे सेलुलर लेवल पे भी ऐसे ही होता है। तो इसके दो टाइप हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हम वन बाय वन इनको डिस्क्राइब करते हैं। The first of all, primary active transport. In this process, substance move against concentration gradient from low concentration to higher concentration, but biological energy is used directly on the site of transportation. So this is known as primary active transport. इसमें क्या होता है कि सब्सटेंस जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। वो क्या होता है कि सब्सटेंस वही जो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे होते हैं। और इसमें क्या होता है, जो एनर्जी यूज़ होती है वो डायरेक्टली यूज़ होती है ट्रांसपोर्टेशन साइट पे। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे ये कुछ प्रोटीन है हमारे सेल मेम्ब्रेन पे मौजूद होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसके पास 3 डोमेन होते हैं जो इनसाइड द सेल होते हैं और 2 आउटसाइड द सेल होते हैं। अब आपको पता है कि सेल के जो इंटरसेल्यूलर फ्लूइड होता है उसमें पोटेशियम ज़्यादा होता है, और जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है उसमें सोडियम ज़्यादा होता है। लेकिन ये क्या कर रहा है कि ये सोडियम जो सेल के अंदर है वो बाहर लेके जा रहा है, और पोटेशियम जो सेल के बाहर बहुत कम मिकदार में है वो अंदर लेके आ रहा है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है कि जो लोअर कंसंट्रेशन से प्रोडक्ट हैं वो हायर कंसंट्रेशन की तरफ लेके जा रहा है। अब ये जो इसके 3 डोमेन है सेल के अंदर, ये सोडियम से फिल हो जाएंगे और ये पोटेशियम से फिल हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि इसका ये अलग जो डोमेन है वो खुल जाएगा और एटीपी जाके इससे बाइंड हो जाएगा, और फिर ये क्या करेगा कि एटीपी को कन्वर्ट कर देगा एडीपी में, और एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो जाएगा जो कि आपको पता है वो हाईली एनर्जाइज्ड होता है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये हाईली एनर्जाइज्ड हो जाता है और फिर ये फ्लिप कर जाता है, और फिर बिल्कुल ऐसे बन जाता है। ये 3 जो इसके डोमेन अंदर की तरफ थे वो बाहर की तरफ चले जाते हैं, और जो दो जो इसके डोमेन होते हैं वो बाहर वाले पोटेशियम वाले वो अंदर की तरफ आ जाते हैं। इसी तरह ये 3 मॉलिक्यूल्स पोटेशियम के बाहर लेके जाता है और 2
3 सोडियम के जो है वो आउटसाइड लेके जाता है सेल, और 2 पोटेशियम अंदर लेके आ जाता है सेम टाइम पे। तो जो इसमें जो एनर्जी यूज़ हो रही है बेसिकली वो डायरेक्टली यूज़ हो रही है एट द साइट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तभी हम इसको कहते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये जो सब्सटेंस को लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ लेके जा रहा है, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जाम्पल है। फिर दूसरी आ जाती है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होता है कि इन दिस प्रोसेस आल्सो सब्सटेंस मूव अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बट एनर्जी विच इज यूटिलाइज्ड इज नॉट डायरेक्टली यूज्ड ऑन द साइट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसमें भी क्या होता है कि सब्सटेंस जो है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे होते हैं अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बट जो एनर्जी यूज़ हो रही होती है वो डायरेक्टली उसकी तरह यूज़ नहीं हो रही होती प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरह, बल्कि यहाँ पे एक अलग सिस्टम होता है। जैसे अब ये रिसेप्टर है, इसके पास जो है वो 2 डोमेन है, एक ग्लूकोज के लिए है और एक जो है वो सोडियम के लिए है। तो यहाँ पे एक ग्लूकोज जब बाइंड होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सोडियम भी बाइंड होगा, तभी ये वर्क करेगा, वरना ये वर्क नहीं करता। तो जैसे ही ये लोड हो जाता है ये फ्लिप हो जाता है और ये सेल के अंदर चला जाता है, सेल के बाहर से ये सेल के अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, और ये ग्लूकोज को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ सोडियम। अब यहाँ पे ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, तो ये कैसे इसमें एनर्जी यूज़ हो रही है, तो इसमें जो है एनर्जी वो इनडायरेक्टली यूज़ हो रही है। अब जो एनर्जी यहाँ पे एटीपी की सूरत में यूटिलाइज हुई सोडियम को बाहर निकालने में, वो सोडियम के ज़रिए अब यही वाला सोडियम यहाँ पे आकर बाइंड हो गया, और जैसे ही ये फ्लिप हुआ और ये सोडियम रिलीज़ हुआ, तो एनर्जी भी इसकी रिलीज़ हो गई, और वो इसके यूटिलाइजिंग में इसने हेल्प की उस एनर्जी ने। तो बेसिकली यहाँ पे एनर्जी तो यूज़ हुई, लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्म में यूज़ हुई, क्योंकि ये एनर्जी कहीं और यूज़ हुई, लेकिन उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ, वो यहाँ पे हुआ इस सोडियम की सूरत में। तो यही था सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये हमने 2 ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज़्म पढ़ लिए हैं, बाकी वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट रहती है तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूँगी। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब इट एंड शेयर माय वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स। एंड आपको जो भी कन्फ्यूजन हो कहीं पे भी, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।